नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव और सबसे पहले बात करेंगे बलौदा बाजार से बड़ी खबर की। बलौदा बाजार में पलारी विकासखंड के छेरका डीह गांव में बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया। स्कूल के रास्ते में एक नाला पड़ता है जो बारिश के दिनों में भर जाता है। बच्चों को उनके अभिभावक कंधों पर बैठाकर स्कूल ले जाते हैं। न्यूज 18 ने मौके पर जाकर हालात देखे। बच्चों ने न्यूज 18 को बताया कि नाले में पानी आने पर वो स्कूल नहीं जा पाते। स्कूल जाना हो तो पापा कंधे पर बैठाकर स्कूल लेकर जाते हैं। यहाँ कोई पुलिया नहीं है। बारिश के दिनों में 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है और ऐसे में मरीजों को भी अस्पताल जाने में भारी परेशानी होती है। गाँव के लोग कई बार अफसरों और जनप्रतिनिधियों से पुलिया बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बनाबो नहीं कहाँ देगा, थोड़ा गुस्सा थे आदमी कैसे कर भी। स्कूल जाने के लिए आखिर कितनी समस्या है, ये बलौदा बाजार जिले के छेरकाडीह में आप देख सकते हैं। तमाम बच्चे हैं और लगभग सीने जैसा इतना गड्ढा ये पार करके जाते हैं। इन गड्ढों को पार करके स्कूल जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सिस्टम के अधिकारी को कुछ भी नजर नहीं आता। बेटा रोज जाता उसने स्कूल? हाँ। रोज जाता? काकर संग में जाता? मोर पापा संग रोज? हाँ। और ज्यादा गड्ढा आते कैसे करता? नहीं जामन स्कूल जाना बंद कर देता? हाँ। भैया रोज असने जाते हैं? हाँ, ऐसा नहा का जाता है रोज, और बाढ़ आता है तो फिर बंद कर देता है 2-3 हफ्ता। ये देख सकते हैं। कितना पढ़ता भाई? मैं 11वीं में हूँ अभी। रोज ऐसे स्कूल जाते हूँ? रोज नहीं जा पाते, क्या है ना, पानी के मतलब हिसाब से जाते हैं। देख सकते हैं कितना गड्ढा है। जैसे जैसे हम नाले को पार कर रहे हैं, अभी कमर तक आ चुके हैं पानी, अभी और इधर जाएंगे तो देखिए गड्ढा किस तरह से ये बता रहा है कि जो सिस्टम है, प्रशासन है, आखिर क्या कर रही है। इतने गड्ढे में लोग स्कूल जा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन और सिस्टम के उन आला अफसरों को ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर लापरवाह सिस्टम आखिर नाले में पुलिया कब बनाएगा और लोगों की किस्मत कब बदलेगी। समस्याएं तो आम बात है, समस्याएं होना आम बात है, लेकिन बारिश के समय में ये पुल की जो समस्या है आखिर कब समाधान होगी, लिहाजा देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार और सिस्टम के आला अधिकारी कब तक सामने आएंगे। कैमरामैन देवा के साथ योगेश यादव, न्यूज 18। ये तो सालों से प्रॉब्लम है, बहुत दिन हो गया है, अभी तक ये नाला बनने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूर्व में भी न्यूज़ के माध्यम से आपको अवगत कराया था। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस नाले पर जल्द से जल्द कार्य करे। अच्छा, हम लोग तो फिर यही पारा के रहने वाला है, डेली के हमर मन के आवागमन की जगह ये। हमारे पास कम से कम 30-35 बच्चे है, लेकिन हम लोग रात भी में अस्पताल के लिए दौड़ना पड़ता है, डॉक्टर में छोटे मोटे इलाज के लिए, जब भी हम लोग नाला क्रॉस करके आते हैं। गरवा गाड़ी लावत नहीं है, कोठा हिल माता थे ना, पेट भर छाती भर पानी बुलक के आवत था, तब पुलिया बंधावा है, फोटो खींच के लेगा था। कैसा लेते समस्या में हुआ या सरी दिन। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने बजट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा, जहां उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रतिवर्ष बजट में कुछ राज्यों द्वारा राशि वितरण में असमानता का आरोप लगाया जाता है। अगर राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करे तो केंद्र पर उन्हें इतना निर्भर ना होना पड़े। आखिर अपने पैरों पर राज्य सरकारें कब खड़ी होंगी? तो बजट को लेकर प्रदेश में सियासत जारी है। तो वहीं एक बार फिर से पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने बजट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उनका यह कहना है, एक वीडियो दरअसल सामने आया है, पोस्ट सामने आया है, जिसमें वे राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गया। शैलेंद्र, एक बार फिर से लक्ष्मण सिंह का पोस्ट सामने आ रहा है, लेकिन इस बार वो अपनी पार्टी को नहीं बल्कि राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं बजट को लेकर। बिल्कुल रीनू, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से केंद्र सरकार का बजट आया है और उसमें देखने को मिला है कि मध्य प्रदेश के हिस्से में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कुछ नहीं आया। जो सरकारी की जो योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, उनका लाभ केवल मध्य प्रदेश को मिलेगा। इसके अलावा जो टैक्सेस होते हैं उनके जो पैसा आएगा उसके जरिए मध्य प्रदेश सरकार अपना विकास करेगी। तो ऐसे में अब लक्ष्मण सिंह जो पूर्व विधायक और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने विपक्ष होने के नाते जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर हुए और कहा है कि जो वर्तमान में भ्रष्टाचार सरकार राज्य सरकारों में होता है, यदि उसको लगाम लगाने में मध्य प्रदेश की सरकार कामयाब हो गई तो उसे केंद्र की सरकार पर निर्भर नहीं रहना होगा, क्योंकि लगातार ये देखने में आता है कि बजट को लेकर असमानता जो है वो केंद्र के द्वारा की जाती है, उसके बाद
सरकारें जो है, राज्य सरकारें वो बजट का रोना रोती है और कहती है कि बजट पर्याप्त न होने के चलते योजनाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने सीधे तौर पर नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर बजट के बहाने ही सही लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया है और कहा है कि मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको यदि रोक लिया जाए तो सरकारें आत्मनिर्भर बन सकती है, केंद्र सरकार पर उनको डिपेंडेंट बजट के लिए नहीं होना पड़ेगा। जी एक तरीके से देखा जाए, थोड़ा और इसे समझना चाहेंगे शैलेंद्र की प्रदेश मध्य प्रदेश का तो जो बजट होता है वो अलग आता है, फिर किस तरीके से केंद्र सरकार पर डिपेंड होगी राज्य सरकार, इसे भी थोड़ा समझाएं दर्शकों को। देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उज्जैन में कुंभ होना है, कुंभ को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जो है वो केंद्र सरकार से मांगी थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार की कई ऐसी योजनाएं होती हैं जो मध्य प्रदेश सरकार चलाती है, चाहे वह लाडली बहना योजना हो या फिर इसके संबल योजना जो बिजली के लिए उपयोग की जाती है, तमाम तरह की सब्सिडियां जो है वो राज्य सरकार देती है। तो ऐसे में राज्य सरकार ये उम्मीद करती है केंद्र सरकार उनको अतिरिक्त बजट दे ताकि वो इन योजनाओं को मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनमें इस बजट का उपयोग कर सकें। लेकिन जिस तरीके से जी जुड़ गए उनसे बात करेंगे। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उनका यह कहना है कि अगर भ्रष्टाचार पर थोड़ा नियंत्रण कर लेंगे तो केंद्र सरकार के पास बजट के लिए जाना नहीं पड़ेगा, केंद्र सरकार के पास रोना नहीं पड़ेगा कि उनके पास बजट की कमी, इसलिए योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से प्रदेश में नहीं हो पा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि लक्ष्मण सिंह जी एक अनुभवी व्यक्ति हैं, पर शायद कुछ उनके आकलन में गलती है। मध्य प्रदेश की संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार इस राज्य में नहीं है जी। हमारी सरकार की नीति स्पष्ट है, करप्शन को लेकर 0 टॉलरेंस। जहाँ तक राज्य की सहायता और केंद्र की राज्य की सहायता का विषय है तो ये संघीय व्यवस्था में पुरानी प्रक्रिया है, जहाँ राज्यों को बहुत सारे आर्थिक विषयों पर केंद्र की ओर से सहायता मिलती है जी। ये भी उसी श्रृंखला में एक है। और जहाँ तक राज्यों की वित्तीय आत्मनिर्भरता का विषय तो सारे राज्य कोशिश करते हैं जी कि अपने अपने स्तर पर वित्तीय आत्मनिर्भरता हो, लेकिन अब यदि दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां भी दूसरे राज्यों को पैसा मिला है। ठीक है, बजट के माध्यम से राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से अभिनव बरोलिया जी भी जुड़ गए। अभिनव जी बहुत स्वागत है आपका। लक्ष्मण सिंह का बयान है, लक्ष्मण सिंह ने एक पोस्ट किया है जिसमें वो राज्य सरकार को निशाना साध रहे हैं कि कब तक बजट का रोना रोएंगे, केंद्र सरकार से बजट के लिए निर्भर होना पड़ता है, अगर कुछ भ्रष्टाचार कम कर लिया जाए तो राशि मांगनी नहीं पड़ेगी केंद्र सरकार से। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार सभी तो राज्य उम्मीद करते हैं कि जितना ज्यादा बजट हो सके, जितना ज्यादा राशि हो सके उनके राज्य को मिल जाए ताकि बेहतर तरीके से सारे विकास के काम हो सके। देखिए, थोड़ा सा समय चाहूंगा मैं। बहुत ताज्जुब की बात है कि 20-22 साल हो गए हैं लगातार सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और कर्जे पर कर्जा मतलब बोझ तले मध्य प्रदेश के एक नागरिक को कर्जे पे दबा दिया है। 15 से 20 हजार का कर्जा प्रति नागरिक पर हो गया। और डेवलपमेंट क्या है यहाँ पर, विकास की क्या बातें हैं? कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कोई IT पार्क नहीं है, सड़कों की हालत खराब है, बद से बदतर है। सब फंड जिसको मिलता है अन्य राज्यों को, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, दूसरे राज्यों को देख लें आप, वो कितना जबरदस्त तरीके से डेवलपिंग होते हैं और हम राग अलापते रहते हैं, हम बहुत विकास करेंगे, हमें फंड दे दो। केंद्र से फंड अभी कुछ भी नहीं मिला है। आप ये मत सोचिए कि बहुत घोषणाएं हो गई हैं, ठीक है, और जो मिलता भी है ना वो भी भ्रष्टाचार और घोटालों की देन चढ़ जाता है। देखते होंगे सड़कों की हालत देख लें, कहाँ पैसा जा रहा है, किसको तनख्वाह, अच्छे मतलब संविदा कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है, किसान परेशान है, कौन से मतलब सिर्फ झुंझुना जो है वो मध्य प्रदेश की जनता को मिलता है और सरकार से, केंद्र सरकार से जो मिलना होता है वो भी भ्रष्टाचार घोटाले की भेंट चढ़ जाता है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये सरकार पूरे तरीके से यहाँ बैठ के सिर्फ इनके प्रवक्ता नेता सब लगे रहते हैं, डिफेंड करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब सियासत हो ही रही है बजट को लेकर और हर राज्य ही उम्मीद करते हैं कि उनको बेहतर राशि मिल जाए अपने राज्य में बेहतर विकास करने के लिए। शुक्रिया आप दोनों काम से जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। शैलेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर भोपाल से जहां MP नर्सिंग घोटाला मामला, 30 डिफिशिएंट नर्सिंग कॉलेजों के भविष्य पर फैसला, संचालकों को बुलाया गया भोपाल। 30 से 31 जुलाई को सुबह 10 बजे बैठक होगी। 15 कॉलेजों को बुलाया गया है, बचे 43 कॉलेजों को बाद में बुलाया जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर MP नर्सिंग घोटाले मामले में 30 डिफिशिएंट नर्सिंग कॉलेजों के भविष्य पर फैसला लिया जाना है और इसके चलते संचालकों को भोपाल बुला लिया गया है। 30 से 31 जुलाई को सुबह 10 बजे ये बैठक बुलाई गई है। 15 कॉलेजों को बुलाया गया है और जो बाकी बचे कॉलेजेस हैं इन्हें बाद में बुलाया जाना है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र,
अब नर्सिंग कॉलेजों के जो संचालक हैं उनको बुलाया जा रहा है, किस तरीके की बैठक बुलाई गई है? देखिए, मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्रों का भविष्य इस समय अधर में है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनकी संख्या लगभग 73 थी जो डिफिशिएंट की श्रेणी में आ गए थे। और ऐसे में जो छात्र वहां एडमिशन लिए हुए थे उनके सामने संकट आ गया था कि आखिर उनकी परीक्षा होगी या उनकी पात्रता रहेगी कि नहीं रहेगी। यही कारण है कि हाईकोर्ट ने कमेटी गठित की थी और उसके बाद इन कॉलेजों को पात्रता अलग अलग श्रेणी में बांटी गई थी, क्योंकि जाँच इनकी कॉलेजों में जाकर की गई थी। 73 कॉलेज जो है डिफिशिएंट मिले थे। अब उन डिफिशिएंट कॉलेजों को एक समय दिया गया था कि आप जो मानक हैं उनको पूरा कीजिए और अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो अभी भी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करा पाए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार एक मौका हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें और देने जा रही है। 30 और 31 जुलाई को राजधानी भोपाल में जो है वो डिफिशिएंट कॉलेज के संचालकों को बुलाया गया है और उनके साथ जो कमेटी बनाई गई है हाईकोर्ट की, वो उनसे बातचीत करेगी और उनसे जानने का प्रयास करेगी कि सरकार की तरफ से, हाईकोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे उनको वो कितना पूरा कर पाए और कब तक बाकी जो चीजें बची है उनको कब तक पूरा कर लेंगे। और यदि वह जो मानक है उसको पूरा करते हैं तो आने वाले सत्र के लिए उनको मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। इससे कहीं ना कहीं छात्रों का हित जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि लेकिन लगातार ये सवाल खड़ा होता है कि जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया वो कॉलेज को की मान्यता का खतरा मंडरा गया तो आखिर उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि उन बच्चों का भविष्य तो अधर में लटक गया। अब देखना ये है कि उनके लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। छतरपुर की धसान नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। बांध सुजारा बांध के 12 गेट खुलने से नदी में आया उफान। धसान नदी का डूबा पुल, ऊपर से बह रहा पानी। टीकमगढ़ को जोड़ने वाला पुल डूब चुका है। पुल के दोनों तरफ लोग फंस गए हैं। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट भी जारी कर दिया है। बड़ी खबर है छतरपुर की, धसान नदी में अचानक से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरें अब आप देखिए। दरअसल यहां पर जो पुल है वो पूरा पानी में डूब चुका है। बावजूद उसके इसका इस्तेमाल करने के लिए लोगों को कई बार मजबूर होना पड़ता है, लेकिन चूंकि अभी जलस्तर बहुत ज्यादा है इस वजह से पुल के दोनों तरफ लोग बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और ये देखिए लंबी कतार लग गई है वाहनों की और लोग बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पानी यहां से निकल जाएगा और वो यहां इस रास्ते का इस्तेमाल कर पाएंगे। बाल सुजारा बांध के 12 गेट खोले गए थे और इसके चलते धसान नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। संवाददाता नरेंद्र परमार जुड़ गए। नरेंद्र, धसान नदी का जलस्तर बढ़ा, बांध के गेट खोल दिए गए हैं और इसके चलते अब लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। देखिए रेनू, बिल्कुल आपने सही कहा है। जिस तरह से लगातार धसान नदी के जो कैचमेंट एरिया है ऊपरी हिस्सा में लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं और डैम जो है बांध सुजारा बांध जो है वो उसकी जो क्षमता थी वो क्षमता से अधिक भर गया था। इसलिए कल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया था, क्योंकि बड़ा मल्हारा तहसील के कुछ गांव, पूरा इलाका धसान नदी से गुजरता है। नौगांव तहसील का भी कुछ हिस्सा धसान नदी के आसपास है। तो ऐसे में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया था और 10 बजे चूंकि अलर्ट किया गया था कि बांध के 12 गेट खोले जाएंगे, जिसके चलते अंदेशा था कि कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात या डूब जैसे हालात ना बने। तो प्रशासन ने उसकी पूरी तैयारी कर ली थी और रात 12 बजे से ही छतरपुर से टीकमगढ़ मार्ग पर जो धसान नदी पर पुल बना है वो डूबा हुआ है। करीब 4 फुट ऊपर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसे में जो राहगीर है, यात्री हैं, वाहन है, वो फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने एसडीएम और एसडीओपी मौके पर हैं और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं। लेकिन ऊपरी हिस्से में ज्यादा बारिश होने की वजह से, बांध में ज्यादा पानी होने की वजह से उसको छोड़ा गया है और लगातार एक क्रम चल रहा है। भारी मात्रा में पानी आ रहा है। उफान पर धसान नदी बनी हुई है और सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन भी तैनात है और निचले हिस्से में जो नदी के किनारों पर जो गांव बसे हुए हैं उनमें भी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। जी बिल्कुल, और बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। और पुल के दोनों तरफ जो लोग फंसे हुए हैं, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं ताकि वो आसानी से जा सकें? क्योंकि अगर लगातार यहाँ पर पानी बना रहेगा तो कब तक लोग इंतजार करेंगे कि भाई पानी का स्तर कम हो, उसके बाद वो पुल के इस्तेमाल कर सकें, एक छोर से दूसरी छोर जा सकें? देखिए बिल्कुल, टीकमगढ़ जिले को जोड़ने के लिए धसान नदी पर 3 पुल बने हैं। एक पहला पुल जो बना हुआ है वो बछरानी गांव के पास, यानी बड़ा गांव, टीकमगढ़ जिले का बड़ा गांव पड़ता है, छतरपुर जिले का बछरानी गांव पड़ता है। उसके बीच में मध्य में एक पुल बना हुआ है जो टीकमगढ़ और छतरपुर को जोड़ता है। तो वो पुल और नीचा है, तो इससे पहले ही वो डूब चुका है। दूसरा पुल जो है बंदा गांव से और पटौरी मार्ग पर बना हुआ है, जो पुल जिस पुल के ऊपर से करीब ऐसा बताया जा रहा है कि 2 से 3 फुट ऊपर पानी बह रहा है। तीसरा पुल जो बना हुआ है इसी धसान नदी पर जो
टीकमगढ़ को जो जोड़ता है वो गरौली से और लारौंड के बीच में बना हुआ है, यानी पलेरा के पास बना हुआ है। तो वो पुल बस अभी बचा हुआ है, उस पुल के ऊपर पानी नहीं है, बाकी दोनों मार्गों पे पुल के ऊपर पानी है, लेकिन यहाँ से यात्रियों का आना जाना कम रहता है, इसलिए यहाँ से नहीं जाते हैं। और जहाँ पर पुल का भराव ज्यादा है, पुल के ऊपर पानी चल रहा है, वहां से यात्री फंसे हुए हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ निकलने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब नदी का जलस्तर कम हो, पुल निकले, उसके बाद वाहन और यात्री निकल। नरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए एक बार फिर से देखेंगे सुपरफास्ट खबरें। मुंबई में बारिश में डूबे अंधेरी